देख रहे हैं भारत समाचार। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं। यानी 5 बजे 5 बड़ी खबर कौन सी, एक नजर उस पर डालते हैं। आजम खां को योगी की नसीहत, ये 2 पहले पर चुनाव प्रचार थमा था, वो खबर थी। और आजम खां को योगी की नसीहत नंबर 2 है। ये खबरें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आजम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है प्रियंका गांधी। तीसरी बड़ी खबर, यानी वाराणसी से हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। ये तीसरी बड़ी खबर। मेडिकल कॉलेज ने मरीज को मार डाला है, ये हमारी चौथी इंपॉर्टेंट खबर है। मेडिकल कॉलेज ने डकैती, कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव वाली ये है डकैती, इसकी बात भी बताएंगे। यानी ये 5 बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर भारत समाचार की नजर होगी। 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम गया है, ये नंबर 1। देखिए, तीसरे चरण का बंद हुआ बाजा, गाड़ियों के काफिले पर अब रोक होगी, ये तीसरी बड़ी बात। तीसरे चरण के प्रत्याशी जनसभा नहीं कर सकते। अब उम्मीदवार घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं, बस एकमात्र विकल्प है। तीसरे चरण के प्रत्याशी रैली नहीं कर सकते, प्रत्याशी लाउड स्पीकर से प्रचार नहीं कर सकते, गाड़ियों के काफिले पर अब रोक हो जाएगी। लेकिन छूट कहां मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। जनसभा भी नहीं कर सकते। छूट यह है कि उम्मीदवार चाहें तो घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तीसरे चरण का मतदान जो है वो 16 राज्यों की 117 सीटों पर हो रहा है। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। ध्यान ये दीजिएगा, बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा, ये चौथी इंपॉर्टेंट बात। गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 अप्रैल की यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। रामपुर और मैनपुरी में मतदान होना है। फिरोजाबाद और बरेली में वोटिंग होनी है। मंगलवार को वोटिंग होनी है, ध्यान रखिएगा जो आने वाला है। पीलीभीत और मुरादाबाद में मतदान होना है। संभल और एटा में वोटिंग होनी है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बदायूं और आंवला में भी मतदान होना है। रामपुर में आजम खां जयाप्रदा में कड़ी टक्कर है। रामपुर से जयाप्रदा 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। सपा को दलित और मुसलमानों पर भरोसा है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव की साख भी दांव पर होगी, उनका ये अंतिम इलेक्शन है। बीजेपी से प्रेम सिंह शाक्य मुलायम सिंह के सामने खड़े हैं। कांग्रेस ने मुलायम सिंह को वॉक ओवर दे दिया, यानी सीट छोड़ दी है। गठबंधन की रैली में मायावती ने वोट मांगे थे, मुलायम के लिए वोट करने की अपील की थी। ये 8वीं बड़ी बात। फिरोजाबाद में चाचा भतीजे में लड़ाई है, यानी शिवपाल सिंह यादव और अक्षय यादव आमने सामने हैं। एक ही परिवार के चाचा भतीजे। अक्षय यादव के लिए शिवपाल चुनौती बने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बरेली में संतोष गंगवार की साख दांव पर है, जो कि मंत्री रहे। सपा ने भगवंत शरण गंगवार को यहां पर उतारा है। प्रवीर सिंह एरन बरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, ये सांसद रह भी चुके हैं। 2009 में हराया था। देखिए बात आ गई, पीलीभीत में मेनका गांधी का पड़ला थोड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन अब तो वो चली गई हैं सुल्तानपुर और पीलीभीत से लड़ रहे हैं वरुण गांधी। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, इस बार यहां से वरुण गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यही बात आ गई। सपा ने पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। मुरादाबाद में 1/3 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 77 से 2 बार गैर मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। बीजेपी से मौजूदा सांसद सर्वेश सिंह है यहां पर। सपा ने एसटी हसन को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया है, जो कि शायर है। संभल में बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, यहां से मुलायम और रामगोपाल सांसद रह चुके हैं। संभल से सपा के शफीकुर रहमान चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने जेपी सिंह को टिकट दिया है यहां पर। एटा से कल्याण सिंह का गढ़ माना जाता है। एटा कल्याण के बेटे राजवीर बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर यहां पे है। सपा ने देवेंद्र यादव को फिर टिकट दिया है, यानी एक बार और। पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा भी मैदान में है, ये 33वीं बड़ी बात। बदायूं में सपा की मुश्किलें कांग्रेस ने बढ़ाई है, यहां से सपा के धर्मेंद्र यादव मैदान में है। सांसद रह चुके सलीम शेरवानी कांग्रेस से उम्मीदवार है। और अगला नाम संघमित्रा मौर्य यहां से भाजपा की तरफ से है। आंवला से बीजेपी ने धर्मेंद्र कश्यप को उतारा है। सपा बसपा गठबंधन ने रुचिवीरा को उतारा है। कांग्रेस ने ये देखिए, अब बड़ी बातों पर आप आ जाइए। देखिए ये 5 बजे की 5 बड़ी बात में हम आपको लगातार इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, हम आपको चीजों को समझा भी रहे हैं। और फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोजाबाद से जितेंद्र और पुष्कर चौहान,
और रवि सर्राफ दिल्ली से। जितेंद्र, 5 बज गए, प्रचार थम गया, क्या स्थिति है फिरोजाबाद में, क्या क्या नहीं कर सकते चाचा और भतीजे? बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह चुनाव प्रचार थम चुका है, अब केवल और केवल प्रत्याशी ईश्वर से कामना कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी वोट नहीं मांग पाएंगे, अपने चुनाव चिन्ह के लिए अपील नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब केवल और केवल ईश्वरी कृपा रह गई है। केवल ईश्वर से कामना करेंगे, भजन करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि भगवान उन्हें विजयी बनाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब प्रत्याशियों की भले ही आचार संहिता के तहत वोट नहीं मांग सकते, लेकिन प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हुई हैं, क्योंकि आचार संहिता का ऐसी स्थिति में उल्लंघन करता है, कोई गोपनीय तरीके से प्रचार करता है तो प्रशासन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना पड़ेगा। तो राहुल जी, इस तरह प्रशासन के लिए भी अब बड़ी चुनौती और हमारे साथ पुष्कर चौहान भी जुड़े, मैं आऊंगा आपके पास। पुष्कर चौहान, जरा मुझे बताइए अब क्या क्या नहीं कर सकते, चूंकि 5 बजे से ऊपर का समय हो गया, 10 लोकसभा सीटों पर मतदान है। राहुल देखिए, जो 5 बजे से प्रचार खत्म हुआ है जिन सीटों पर, अब उस पर कोई भी बड़ा नेता रैली नहीं कर सकता है, वहाँ आप लाउड स्पीकर से बजाकर वोट नहीं मांग सकते। बहुत ज़्यादा है तो डोर टू डोर जाके आप मिल लें, वो भी ऐसा नहीं है कि आप कोई सभा करके किसी को खाना बांट रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। चुनाव आचार संहिता बहुत कड़ाई से लागू है, इसलिए इस दौरान प्रत्याशी की यही तैयारी रहती है कि वो जो वोटर लिस्ट से पर्चियां बनती हैं वो हर घर घर पहुंचा दें। बिल्कुल, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप लक्ष्य साध लीजिए, क्योंकि चुनाव है 2 दिन बाद। रवि सर्राफ, तीसरा चरण है, दूसरे चरण के मुकाबले ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी 8 के बजाय 10 लोकसभा सीट पर हो रहा है और ओवरऑल 117। इसके लिए चुनाव आयोग कितना मुस्तैद दिखाई दे रहा है? ईवीएम बड़ी खराब हो रही थी दोनों चरणों में। जी राहुल, देखिए, अगर ईवीएम की बात करें तो चुनाव आयोग हमेशा कहते रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है। हालांकि ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली है, इससे कोई कुरेज नहीं। हालांकि अगर बात करें इस चरण की, तो तमाम जो उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, खुद मुलायम सिंह यादव का इस बार चुनाव है, तो अहम है तीसरा चरण, क्योंकि तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो तमाम वरिष्ठ नेताओं की जो साख है वो दांव पे लगे, वो सभी नेता मैदान में है। मुलायम सिंह यादव का भी चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग तो सख्ती पूरी तरह से बरत रही, पर कई जगह पर गड़बड़ी देखने को मिली और कई सारी चीजें भी चुनाव आयोग के संज्ञान में। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। आजम खां को योगी आदित्यनाथ की नसीहत अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और आपको समझा रहे हैं, आप जरा समझिए। देखिए, आजम खां को योगी की नसीहत, आजम खां के बयान पर योगी का हमला है। नंबर 1, आजम को बताया रामपुर का कलंक बता दिया है और फिल्म भी रिलीज है। आजम खां जैसों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। रामपुर को रामपुर बनाएंगे, हर काम को वोट बैंक की नजर से नहीं देखते, यह भी कहा। मंच पर मौजूद लोग भी उतने ही दोषी हैं, रामपुर के कलंक को मिटाना होगा, यह 7वीं बात है। रामपुर के कलंक के साथ ना खड़ी हो जनता, यह 2 टूक कहा है। रामपुर को रामपुर के अनुरूप बनाना है, रामपुर के कलंक को राजनीति से बेदखल करना है। सपा सरकार में मुझे रामपुर आने से रोका गया, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करने दिया गया, यह सारी बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। सपा बसपा ने पिछड़ों को दबाया है, विपक्ष के पास ना नेता है और ना नीति है, कुछ नहीं है। जाति आधार पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने आजम खां को सीधे 2 टूक कहा है। यानी उन्होंने जनता को यह मैसेज भी दिया है कि असल में रामपुर को अब सच में रामपुर बनाना है। बहुत हुआ, अब सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, वो बयान बहुत जरूरी है आपका सुनना। मुझे याद है, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में सरदार बलदेव सिंह ओढ़क जी के लिए यहां सभा करने के लिए आ रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे यहां पर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया और तब मैंने टेलीफोन से सभा को संबोधित किया। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए जब रामपुर में आया हूं तो मैंने कहा पहली चुनावी सभा में बिलासपुर से ही करूंगा, उसी स्थान पर करूंगा जहां 2017 में मुझे रैली नहीं करने दिया गया। भाइयों बहनों, आजम खां जैसे लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए गठित किया था। ऐसे लोगों की बदजवानी पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। और मैं फिर कहता हूं, आज
बहन बेटियां प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और हम लोग हर कीमत पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन ये भी तय है, गरीबों को जाड़ने वाला, दलितों को जाड़ने वाला, पिछड़ों को जाड़ने वाला, कमजोर और व्यापारियों को लूटने वाला व्यक्ति या तो जेल में होगा या राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल रहा होगा, उसके लिए दूसरी कोई जगह नहीं होगी। और इस बयान के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल का बयान सुनिए, उसके बाद उस बयान की समीक्षा भी की जाएगी। नदी के एक छोर पर घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सब पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे वाले छोर पर शेर पानी पी रहा है। ये शेर के दम से हुआ है। और अब बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल की बड़ी बातें क्या हैं, क्या कही उन्होंने, वो आपको बताएंगे ग्राफिक्स में। हमारे 3 संवाददाता जुड़ेंगे, इनसे तो पूछा जाएगा, लेकिन पहले ग्राफिक्स से समझेंगे। देखिए, मंत्री अनुपमा जायसवाल का विवादित बयान, मंत्री अनुपमा जायसवाल ने विवादित बयान यहां पर दिया है। विपक्ष की तुलना जानवरों के झुंड से उन्होंने की है। मायावती के लिए उन्होंने बीबी शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको बताना जरूरी है। विपक्ष के लिए मंत्री के अपमानजनक शब्द हैं ये। बसपा साहब, बीबी और गुलाम कंपनी है। मंत्री अनुपमा जायसवाल ने ये सारे बयान जनता के सामने दिए हैं, जानवरों के झुंड से तुलना की है और साथ ही साथ मायावती के लिए भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। विपक्ष के लिए मंत्री अनुपमा जायसवाल के ये शब्द है, बसपा साहब, बीबी और गुलाम कंपनी है। ये बातें कही और 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्कर चौहान, मैं आप ही को जोड़ना चाह रहा हूं, पहले आप बीच में, इसीलिए पहले आप ही से बात करूंगा मैं। देखिए, मायावती बीबी हो गई, गुलाम हो गई, उनके लोग जो तमाम लोग हैं, और साहब का भी जिक्र बता दिया यहां पर। अनुपमा जायसवाल बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और ये बोल। देखिए राहुल, इसको सीधे कहना चाहिए, बहुत ही शर्मनाक बयान है। और ये राजनीति और सियासत में जो ये गिरावट आ रही है बयानों के जरिए, आप लगातार खुद ही देख रहे हैं। 1 महीना हो गया है चुनाव डिक्लेयर हुए, उसके बाद जो प्रचार चल रहा है और धीमे धीमे जो गिरावट देखते जा रहे हैं, उसका कोई निंदा, कड़ी निंदा करनी चाहिए। आप वोट मांगिए ना, आप जानवर बताए दे रहे हैं। कल आप भी विपक्ष में थे ना, आज ऐसा नहीं है कि आपने सत्ता पा ली, आप ही के पास रहेगी। हो सकता है विपक्ष बिल्कुल नकारा हो, लेकिन शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। रवि सर्राफ, एक तरफ शेर, दूसरी तरफ घोड़ा, गधा, खच्चर, बिल्ली सब है, ये कह दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री ने। कभी आपने उनका साक्षात्कार लिया था, इसलिए सवाल आपसे। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, वो बेसिक शिक्षा मंत्री है तो बेसिक ज्ञान भी उनको होना चाहिए, किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना है चुनाव के दौरान, लोगों की किस तरह से बातचीत करनी है, क्योंकि उनका हर एक बयान जो है लोग सुनते हैं, समझते हैं, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना तो जाहिर सी बात है कैसा असर पड़ेगा बच्चों पर, युवाओं पर, सभी लोगों पर। क्योंकि एक बेसिक शिक्षा मंत्री इस तरह के शब्दों का चयन कर रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है भरी सभा में, तो जाहिर सी बात है कि निंदनीय बात है। हम लोग जरूर खंडन कर देते हैं निंदा वाली बात। कम से कम पत्रकारों में 2-0 से अनुपमा जायसवाल का विरोध है। अब फिरोजाबाद चलते हैं। फिरोजाबाद में भी चाचा भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, सगे चाचा भतीजे, वहां क्या ऐसे बोल हैं, ऐसी बातें कही जानी चाहिए? जितेंद्र। जी बिल्कुल राहुल, मैं भी आप सबकी बात से सहमत हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जो कि शिक्षा की बात जिस मंत्रालय में होती हो, वहां इस तरह से अभद्र भाषा हो, इस तरह की गलत टिप्पणी की जाए तो ये शोभा नहीं देती। अनुपमा जायसवाल के बयान को हमारे संवाददाताओं ने खारिज कर दिया है, उनके साथ खड़ी हुई नहीं दिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं, प्रियंका गांधी ने जो अहम बयान दिया है, वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती है। वायनाड में क्या कहा, पहले वो सुनिए। Contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. Contesting from Varanasi, the decision on that? You will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी कह देंगे तो वाराणसी से चुनाव लड़ जाएंगी, और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए कि इसके मायने क्या है। देखिए, बातें आ गई, वाराणसी के चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका गांधी तैयार, पार्टी अध्यक्ष कहेंगे तो जरूर लड़ूंगी, यानी राहुल गांधी जो बड़े भैया है। काफी दिनों से कयासों का विराम लग गया है,
काफी दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। चौथी बड़ी बात, मोदी के सामने चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी कार्यकर्ता पहले ही मांग कर चुके, प्रियंका मोदी के सामने लड़ेंगी तो क्या मैसेज जाएगा मोदी से? फाइट प्रियंका को स्थापित कर सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा, यह भी बात, महिला वोटरों का अच्छा समर्थन मिल सकता है। यह सारी इंपॉर्टेंट बात। वाराणसी के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है प्रियंका। अगर पार्टी अध्यक्ष यानी कि उनके बड़े भाई राहुल गांधी ऐसा कहते हैं तो चुनाव लड़ेंगी। और दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्कर चौहान, रवि सर्राफ। रवि, 24 अकबर रोड में क्या हलचल है? प्रियंका गांधी ने वायनाड में कहा है कांग्रेस प्रेसिडेंट बड़े भैया कहेंगे तो वाराणसी से लड़ जाऊंगी। जी देखिए, 24 अकबर रोड की बात करें तो हलचल बिल्कुल तेज है, क्योंकि पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये कहा था सक्रिय राजनीति में आने के बाद वो चुनाव लड़ना चाहती है, इच्छुक थी चुनाव लड़ने के लिए। अब उन्होंने कहा है कि वाराणसी से अगर राहुल गांधी कहेंगे तो वो चुनाव लड़ लेंगे। यानी बिल्कुल साफ है, वो सीईसी की तरफ इशारा कर रही है। राहुल गांधी चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका फैसला अहम हो जाता है। सीईसी फैसला करती है कि कौन उम्मीदवार होगा, नहीं होगा, कहां से चुनाव लड़ेगा। यानी हलचल बढ़ी है। रवि सर्राफ, आप ये बता रहे रखिए कि अगर पार्टी, बिल्कुल पुष्कर चौहान के पास चलते हैं। 10 मॉल एवेन्यू का क्या हाल है इस बयान के बाद प्रियंका गांधी के? आप बताइए पुष्कर चौहान। देखिए राहुल, आप समझ लीजिए कि जब से प्रियंका को महासचिव बना के प्रभारी बनाकर लाए हैं तब से कांग्रेसियों में एक जोश है और वो लगातार ये इससे पहले मांग भी कर रहे थे कि प्रियंका गांधी आए। और आपको मालूम है कि शुक्रवार को कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह, जो गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी भी हैं और अमेठी से आते हैं, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद वो वायनाड से लड़े। उसके बाद उन्होंने ही कहा शुक्रवार यानी को दीपक सिंह का हवाला दे रहे हैं पुष्कर चौहान। रवि, आप फ्री है? पुष्कर चौहान, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, आप फ्री है और अब आपको बताएंगे जिन्हें आप धरती का भगवान कहते हैं, कैसे उन्हीं धरती के भगवानों ने एक जिंदगी छीन ली है। यह बड़ी हैरानी की बात है। आपको बताएंगे कि कैसे, बताएंगे आपको, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, केजीएमयू की तस्वीरें हैं। यहां के डॉक्टरों ने एक मरीज की जान ले ली है। केजीएमयू के डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही से वेंटिलेटर शिफ्टिंग के दौरान मरीज की मौत हुई है। लापरवाही बरती गई है। और कैसे हुआ जरा हम आपको बता रहे, समझिएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो बढ़ गया, जब वेंटिलेटर शिफ्टिंग कर रहे थे तो बढ़ा और उसी के बाद जान चली गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। धरती के भगवानों ने कैसे गलती की है ये हम आपको बताएंगे। और अब आप समझिए जरा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे साथ संवाददाता पुष्कर तो जुड़े हैं, इनसे तो बातचीत करेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं केजीएमयू के डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है। निश्चित तौर पर वेंटिलेटर शिफ्टिंग के दौरान मरीज की मौत हुई है। वेंटिलेटर पर मरीज की शिफ्टिंग की जा रही थी। यह तीसरी बात। ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर फेफड़े फट गए। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में उसकी मौत हुई है। मरीज की तय मानक के तहत ऑक्सीजन प्रेशर होता है, वो प्रयागराज से यहां रेफर हुआ था। अचानक ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा तो उसकी मौत हुई, फेफड़ा फट गया। ये 8वीं बात है। केजीएमयू देख ले, पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेगा। 17 में लापरवाही से 5 की मौत हुई थी। 5 मौतों की शिफ्टिंग में लापरवाही से मौत हुई थी, सबक नहीं लिया। 8 जनवरी को युवती की लापरवाही से मौत हुई थी। और 13वीं बात, साल भर में 40 लोगों की मौत लापरवाही से हुई है। अस्पताल प्रशासन की जवाबदेही कोई नहीं है। मासूमों की जान से हर रोज खिलवाड़ हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप सभी दर्शक समझें। पहले भी मौत हुई है, उसके बावजूद भी। सीमाब नकवी हमारे साथ इस खबर पर और पुष्कर चौहान। सीमाब नकवी, बताइए, पहले भी मौतें यहां से हुई हैं इसी वजह से। सबक नहीं लिया केजीएमयू को? शर्म नहीं आनी चाहिए? कुछ नहीं सबक लिया? जी बिल्कुल राहुल, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है उसके बाद से जो है वो पूरा जो वहाँ का विभाग है वो भी पूरी तरह से जो है अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है। हालांकि अभी तक जो लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल ये पूरी निगरानी के लिए लगभग 450 डॉक्टर्स की टीम है केजीएमयू के अंदर, और उसमें 33 ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए हैं कि किस तरह से केजी
एमयू प्रशासन ये कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और वीसी के आगे पीछे चापलूसी करते रहते हैं ताकि उनका पद बरकरार रहे, उनको सारी सुविधाएं मिलती रहें। और परेशानी उस वक्त होती है जब कोई भी मरीज को भर्ती कराने जाता है या भर्ती हो जाता है तो उसके इलाज में तमाम तरह की दिक्कत होती है। और ये एक बड़ा संगीन मामला है कि जिस तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही हुई और उन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया ऑक्सीजन का, ये बहुत ही रेयर केसों में इस तरह का जो है वो मामला सामने आता है। चलिए शिवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी जानकारी के लिए। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, कैसे एक कंपनी 15 माह में पैसा डबल करने के लिए 1000 करोड़ लेकर भाग गई। कैमुना कोऑपरेटिव लिमिटेड के नाम से अब निवेशकों का पैसा फंस गया है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, आप देखिए पहले से। निवेशकों की जेब खाली कर डाली डकैती कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली, करोड़ों डकार कर लगा दिया ताला। 3 गुनी पूंजी के चक्कर में निवेशक फिर बने ठगों का निवाला। एक दो नहीं, ऐसी निवेश कंपनियों की फहरिस्त बहुत लंबी है जो लोगों की गाढ़ी कमाई हड़प कर भाग चुकी हैं। अब इस फहरिस्त में नया नाम सामने आया है कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का। लखनऊ के अलीगंज में एक छोटी सी बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरों से करोड़ों की वसूली करने वाली इस कंपनी के अधिकारियों में आपसी मतभेद हो गया है। इनके झांसे में आकर निवेश करने वाले गरीब और आम लोगों ने पिछले 8 साल में इन्हें करोड़ों रुपए दिए हैं। तो हमारी जानकारी में है, जितनी जानकारी हमको उपलब्ध कराई जाती है उसमें शुगर मिल है और इनका जिसमें इन्होंने पैसा लगाया था 2013 में लाइसेंस लिया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसमें करीब इनके हिसाब से जो बताते हैं, मोटा मोटा हिसाब तो नहीं मिला है, मांगने पर भी नहीं मिला, 42 करोड़ रुपया उसमें निवेश किया गया है। और 36 करोड़ रुपया और है जो अन्य छोटे मोटे काम में लगाया गया है। यह कहाँ लगाया गया जिसका कोई हिसाब नहीं मिला है। जो मुझे लगता है, जैसा कि इन्होंने भी कहा है कि मान लीजिए अभी 15 तारीख को मीटिंग में इन्होंने कहा था कि मान लीजिए कि वो डूब गया है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड इस कंपनी ने यूपी से बिहार और महाराष्ट्र तक 9 राज्यों के लोगों को ऐसे सब्ज़बाग दिखाए कि लोग इनके झांसे में आसानी से आ गए। कंपनी ने दावा किया कि सिर्फ 115 महीनों में उनकी पूंजी 3 गुनी कर दी जाएगी। झांसे में अब 5 लाख निवेशक हैं और 1000 करोड़ रुपए इनके एजेंटों को दे चुके हैं। और अब वापसी का वक्त आया तो उन्हें निराशा हाथ लग रही है। दिक्कत ये है सर, मेरी मैच्योरिटी मैं कैमुना में काम कर रहा हूँ और कैमुना में कम से कम 1.5-2 साल से मैच्योरिटी सर समय पर नहीं हो रही है सर। और कुछ लोगों को पेमेंट ये भी कहा जा रहा है कि रिन्वेस्ट करवा दीजिए। अब सर किसी को काम है, किसी की शादी है, किसी कुछ है, तो कुछ हमको तो कैसे रिन्वेस्ट करवा दें। बहुत सारी कंपनियां ऐसे हुई पहले भी, आवाज़ भी इनके भी मंशा यही लगभग चल रही है। जो है लगभग 1 साल हो गया है, मैच्योरिटी पूरी हुई, एडवाइस भी आ गई है, लेकिन अभी तक किसी का पैसा जो है मिला नहीं। अभी जो है सब किसानों का है, गरीब दुकानदारों का, इसी का है।
भारत समाचार, लखनऊ। ये तो पूरी रिपोर्ट थी और अब आपको इसके मायने बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हम आपको पूरी रिपोर्ट तो दिखाए। कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, निवेशकों को चूना लगाकर दुकान बंद हो गई है। निवेशकों का 1000 करोड़ रुपए फंस गया है। कंपनी के अधिकारियों में मतभेद के बाद ताला लगा है। सैकड़ों कर्मचारियों का पैसा यहां पर डूबा है। 9 राज्यों के लोगों का 1000 करोड़ रुपए फंसा है। गांव देहात के लोगों को यह कंपनी फंसाती थी। आप इससे बच के रहिए। फरमान अब्बास पूरी जानकारी देंगे, इनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। फरमान अब्बास, निवेशकों का पैसा मिलने की उम्मीद कि नहीं, हम यही जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, जो कंपनी के सीएमडी की तरफ से जो मैनेजर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि जो कह रहे हैं कि पैसा देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये उनके पास जवाब नहीं था। वो कह रहे हैं कि रसीद लेकर आए लोग तो हम पैसा दें। एक साल हो गए लोगों का जो बॉन्ड था, जो इन्वेस्ट किया था, उसकी मैच्योरिटी को पूरा हुए, लेकिन 1 साल मैच्योरिटी होने के बावजूद अभी तक पैसा नहीं मिला। और ये कंपनी के जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो कह रहे हैं कि रसीद लेकर आएगा निवेशक तो पैसा देंगे। इस बात से यानी मालिकों के पास इसका जवाब नहीं है। फरमान अब्बास लगातार बता रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दें, डीजीपी सिंह की पत्नी एक मुहिम चला रही हैं और आपको वो जरा बता देते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए हेल्थ करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह आयोजन पुलिस फैमिली वेलफेयर संस्था की तरफ से चलाया गया, जिसकी अध्यक्ष डीजीपी ओपी सिंह की पत्नी नीलम सिंह है। दरअसल कठिन ड्यूटी के चलते पुलिसकर्मी अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, जिसको लेकर इस काउंसलिंग का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और उनके परिजन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन 35 वाहिनी पीएसी ने किया था। यह ठीक कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है। इससे लोगों में सामंजस्य बढ़ता है और जिन्हें नहीं समझे चीजों की, उनके लिए यह कार्यक्रम बेहतर है। हेल्थ टॉक में एक हम लोग ने उनको बुलाया है जो वेलनेस के लिए, वेलनेस से रिलेटेड योगा है, जिसमें कि स्ट्रेस फ्री हो। तो मैं अगर महिलाएं अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगी तो उसका इम्पैक्ट उनके परिवार पे पड़ता है। और फिर वो अगर अच्छे महिलाओं को खुश देखेंगे तो खुद जितने पुलिस बल हैं वो खुद ही काम करने में उनकी लगन और एफिशिएंसी बढ़े। 5 बजे की 5 बड़ी खबरें में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पतंजलि पावरवीटा, इसमें है शंख पुष्पी, विटामिन D2 और B12 के भरपूर गुण। पतंजलि हर्बल पावरवीटा।